और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हम आज हमारे खास कार्यक्रम रियल हीरोज में चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रियल हीरोज से, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली बुनियादों से। और इसी कड़ी में मैं अब अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूंगी। अजय हाडिया जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। कैंसर विशेषज्ञ हैं अजय हाडिया जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। निदेशक देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से हैं अजय हाडिया जी। सुनील मालवीय जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। फाउंडर एंड सीईओ R&D इंफ्राटेक से हैं सुनील मालवीय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो आइए और इस चर्चा में शामिल हुई। और अनुराग बोथरा जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। अनुराग बोथरा जी डायरेक्टर है ओम नमकीन के। तो इंदौर वासी नमकीन को कितना पसंद करते हैं वो पूरे विश्व स्तर में जानी जाती है ये बात। और ओम नमकीन के डायरेक्टर अनुराग बोथरा जी हमारे साथ हैं, वो इसके पीछे की कहानी भी हमसे साझा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू मनोज सर। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूं। अजय हाडिया जी, आप देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक भी हैं और आज कैंसर ये जो रोग है वो पूरी दुनिया में भयानक अपना, उसके कारण भी बहुत कारण हैं, मतलब हजारों कारण हो सकते हैं कैंसर होने के लिए, आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे बहुत दिल से पूछना चाहता हूं कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज के कैंसर मरीज को कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के बाद जब वो आपके अस्पताल में आते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से आप किस तरह की राहत देते हैं और पेशेंट को किस तरह से राहत मिलती है, ये मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। उसका जवाब दर्शकों को आप दे तो दर्शकों को भी ये इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्राप्त होगी। प्रणाम क्योंकि सर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने खुद अपनी बड़ी बहन कैंसर में उसकी मृत्यु हो गई, 10 साल हो गए उस चीज को, और इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि लोगों को पता भी चले कि ऐसा भी कुछ होता है। प्रणाम सर। जैसा कि आपने बताया है कि कैंसर एक दुनिया में भयावह रूप लेता जा रहा है। भारत में इस समय प्रत्येक वर्ष जो रजिस्टर्ड कैंसर के मरीज हैं उनकी संख्या 18 से 20 लाख है। इसके अलावा इससे कई गुना मरीज हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं और वो अपने स्तर से इलाज कराते हैं। इसके अलावा दुनिया में अभी तक कैंसर का जो इलाज होता है वो 3 प्रकार से इलाज होता है। पहले डायग्नोस होता है, बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बाद फिर डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी करनी है। सर्जरी के बाद कहते हैं कि फिर रेडिएशन करना है, फिर कीमोथेरेपी करना है। ये पूरा जो ट्रीटमेंट है यही बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है और ऐसा हमारा मानना है कि कैंसर की बीमारी से मरीज की मृत्यु नहीं होती है, कैंसर के इलाज से होती है। क्योंकि कैंसर का इलाज ही बहुत पेनफुल है। हम देखते हैं कि इस समय भारत सरकार का सर्वे है, WHO का सर्वे है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ही 50% जो मरीज होते हैं वो उस ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं, ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन। इसके बाद जो मरीज बचते हैं फिर रिकरेंस होता है। रिकरेंस के बाद जब एक बार कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले चुके होते हैं तो दोबारा पेशेंट का इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, फिर दोबारा उनकी स्थिति नहीं होती है। पेशेंट बहुत पेन में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं। उस कंडीशन में हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि घर जाके सेवा करिए। उस स्टेज को हम कहते हैं 4th स्टेज। उस 4th स्टेज का कैंसर का इलाज अभी तक नहीं है। आज हम कहते हैं कि अमेरिका इतना एडवांस है, वो भी केवल 1st स्टेज तक का कैंसर का इलाज करता है और 2nd स्टेज के कैंसर के लिए उनका रिसर्च चल रहा है और 3rd और 4th स्टेज का तो कैंसर का इलाज ही नहीं है। तो कैंसर का जो हम कहते हैं कि आफ्टर सर्जरी कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो होता है ये पूरा ट्रीटमेंट पैलिएटिव केयर में माना जाता है।
तो जब ऐसे मरीज जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज के मरीज जो कीमोथेरेपी रेडिएशन के बाद बहुत तकलीफ में होते हैं, उनको नेक्रोसिस हो जाता है, बहुत पेन होता है, उस समय डॉक्टर उन्हें मॉर्फिन देते हैं। पेशेंट 2 खाना नहीं खा पा रहा है, वॉमिटिंग उसको हो रही है और बहुत पेन में होता है, ऐसे मरीज हमारे पास में आते हैं। उस स्टेज में देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। हम लोग बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम इन मरीजों का इलाज करते हैं। क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है और इस मेडिसिन में ऐसे मरीज आते हैं जो मॉर्फिन पे होते हैं, उन मरीजों की मॉर्फिन हम पहले दिन से बंद करते हैं और हमारी मेडिसिन से उस पेशेंट को पेन में रिलीफ होता है। और जब पेन में रिलीफ होता है तो पेशेंट फिर खाना भी खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पेन जब होता है, जब मॉर्फिन होती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड केवल ये कहेंगे कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में होता है, ब्रेन उसका ब्लॉक होता है। हमारे ट्रीटमेंट से मॉर्फिन हम बंद करते हैं, हमारी मेडिसिन पेन को ठीक करती है, उसको खाना खाना स्टार्ट करता है, नेक्रोसिस उसका बंद होता है, ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग उसका बंद हो रहा है। ये सब चीजें जब बंद होती है तो पेशेंट के अंदर फिर से जीने की इच्छा जागृत होती है और पेशेंट के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी लगता है कि अब हमारा मरीज जिएगा और ये जीने की आशी उस मरीज को उस बीमारी से आगे ऊपर लेके आती है। और हमने ये भी देखा है कि मेटास्टेटिक के मरीज भी हमारे अस्पताल के अंदर क्योर्ड हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, परंतु ऐसे मरीजों की संख्या कम है। परंतु हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलाज पैलेटिव के साथ में क्यूरेटिव केयर भी हम इसमें देते हैं। बहुत अद्भुत सर। सर आपका जैसा नाम है अजय और आपका आज जन्मदिन है, हमें पता है। आप जियो हजारों साल, आप चिरंजीव रहें और आप अपनी ट्रीटमेंट के द्वारा, क्योंकि ये जागृति लोगों में फैलनी भी चाहिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और आपकी ये ट्रीटमेंट द्वारा लोग भी चिरंजीव बने और कैंसर के जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनको भी एक अहम जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट मिले। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर, हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। अब मैं अगले पैनल की ओर रुख करती हूँ। सुनील मालवीय जी हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। सुनील मालवीय जी, आरएनटी इंफ्राटेक के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे मनोज सर का कि आप यहाँ पधारे हैं और बड़ा भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आज सर से बातचीत करने का मौका मिला है। अच्छा, आरएनटी को अभी कल 31 अगस्त को पूरे 2 साल भी हो जाएंगे। 2022 31 अगस्त में हमने सब चालू किया था। इसके पीछे अगर बात करें तो काफी समय लगा है हमें। 2017 में ये रियल एस्टेट जर्नी चालू हो गई थी, अकेला था। धीरे धीरे पैसा भी आता गया, सोच भी बढ़ती गई, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आए हैं ना, वहां पे लोग सिर्फ पांव पकड़ के पीछे खींचते हैं, हाथ पकड़ के ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक अमीर लोग जो हमारे गांव में रहते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है ना कि गरीब का बच्चा हमसे आगे निकल जाएगा, ये सोच रहती है आज। तो वहां से सब करने के लिए फिर एक इंदौर शहर, सपनों का शहर कहते हैं इसे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैं आया। और फिर जब नौकरी भी करने लगे तो इंटरव्यू के लिए भी डर लगने लगता है कि क्या पता क्या पूछते हैं, क्या होता होगा। तो ऐसे ही फिर एक छोटी मोटी नौकरी 6,000 रुपए की भी करना चालू कर दी। फिर 6-7 महीने उसमें भी किया, फिर भी उसमें गुजारा नहीं होता। इंदौर शहर में 6,000 रुपए महीने नहीं रखते। फिर ऐसे ही करके एक दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली, वहां पे 9,000 रुपए मिलने चालू हुए। वहां पे भी 6-7 महीने काम किया। फिर जब जरूरतें बढ़ती गई, इंदौर शहर है तो जरूरत तो हमें बढ़ेगी, तो फिर क्या करना है, इसके लिए ऐसे ही एक दिन इंदौर में ही टहल रहे थे तो कई जगह पोस्टर लगे रहते हैं कि हर महीने 50,000 भी कमाए, 60,000 कमाए। तो ऐसे ही मैंने कांटेक्ट कर लिया, बस कांटेक्ट किया और इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। फिर एक छोटी सी जानकारी बताई उन्होंने कि भैया बहुत पैसा है, रियल एस्टेट फील्ड है, तो बस चालू कर लिया। और ऐसे जब अकेले ने चालू किया तो जब मैं कुछ करने लगा तो परिवार, रिश्तेदार, दोस्ती
जो भी दोस्त थे उनको भी लगा कि यार साथ में ही पढ़ा लिखा बंदा है और कहीं ना कहीं अच्छी आज इनकम कर रहा है, तो कुछ जानकारियां भी लेते गए वो मुझसे कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा आ जाओ तुम भी, नौकरी छोड़ो, बिजनेस करेंगे, साथ में उड़ेंगे। बहुत सारे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे दोस्त गांव से भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, इंदौर के भी कई युवा हैं जो साथ में आज काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जब बढ़ता गया ना तो 1 से 20 हो गए, 20 से 25 हो गए, 25 से 30 हो गए। फिर लगा कि खुद ही एक अपनी भी कंपनी ओपन कर लेनी चाहिए। अब 30 लोग हैं, जब मैं अकेला था तो एक ताकत थी, आज तो 30 लोग साथ हैं, मतलब 60 हाथ। 60 हाथ की ताकत तो बहुत होती है, हम तो आसमान छू ले अगर एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो ऐसे ही करके बस जर्नी चालू करी और 2022 में 31 अगस्त को चालू कर ली थी। और कल पूरे सफल वर्ष हो जाएंगे 2 हमारी कंपनी के। 31 अगस्त है, कल 2024 भी है। बस ऐसे ही करके आरएनटी का एक सपना लेके चल रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब। अनुराग बोथरा जी, ओम नमकीन बड़ा प्रचलित नाम है और इंदौर और नमकीन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं भी जब इंदौर आता हूं तो बिना नमकीन लिए जाता नहीं हूं। तो ओम नमकीन की शुरुआत 40 वर्ष पूर्व हुई है। आपके पिता श्री धनपत बोथरा जी ने इसकी शुरुआत की और आज आप उस धरोहर को, उस व्यवसाय को आगे लेके जा रहे हैं। इस सफलता का जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, इसके बारे में कृपा करके बताएं। प्रणाम सर। सर 40 साल हो गए हमारी इंडस्ट्री को, मैं सेकंड जनरेशन हूं और सफलता बिना संघर्ष के नहीं होती। शुरुआत के कई साल बहुत स्ट्रगल के रहे जो मैंने बचपन में देखे और मेरे ख्याल से उसी का ये नतीजा है कि आज बहुत जमीन से जुड़े हुए और हम बेसिक रूट लेवल पे काम करते हैं। सर खाने पीने की कोई भी चीज हो, नमकीन या कोई भी चीज हो, बिना एक इमोशन के आप उस चीज को सीधे ग्राहक के दिल तक नहीं उतार सकते। क्योंकि हम हमारे ब्रांड से, हमारे काम से, हमारे स्टाफ से इतना ज्यादा लगाव है, बहुत इमोशंस के साथ हम सब प्रोडक्शन करते हैं और उसी इमोशन के साथ बेचते भी हैं। मेरे ख्याल से यही एक राज हो सकता है। बिल्कुल। अनुराग जी, अभी मनोज जी से हम लोग जब पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था आपकी नमकीन का नाम जो है वो बहुत अच्छा है, ओम। सच में ये बहुत ये बड़ा प्यारा नाम है। मतलब नमकीन का नाम ओम से शुरू हो तो ये तो अपने आप में संपूर्ण नाम है, बड़ा प्यारा नाम। बिल्कुल। मनोज सर, इससे पहले आप सवाल पूछे हमारे मेहमानों से, मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने थिएटर से अपनी शुरुआत की और सिर्फ एक भाषा में नहीं, आपने अलग अलग भाषाओं में थिएटर किए हैं। वो कितना इंटरेस्टिंग होता है और थिएटर से फिल्मों तक का सफर कैसा था? ये ऐसा है कि भाषा सीखना मेरा शौक है और मुझे अच्छा लगता है अलग अलग भाषा सीखना और भाषा समझना। और अपने भारत की विविधता में जो एकता है वो बड़ी अद्भुत है और हर प्रांत में जाओ तो कुछ न कुछ विविध है और वैविध्य सभर ये अपना अद्भुत देश है। तो जो डायलेक्ट है अलग अलग प्रांत का वो भी मैं सीखता हूँ और मुझे बचपन से ये शौक रहा है, इसलिए अलग अलग भाषाओं में मैं काम करता हूँ। और रंगमंच जो है वो पहले से मेरा पैशन रहा है बचपन से और इसलिए मैं मराठी, गुजराती, हिंदी रंगमंच से जुड़ा रहा। काफी सारे नाटक किए, 21 नाटक मैंने किए आज तक। उसके बाद टीवी और फिल्म्स, ऐसे तीनों माध्यमों में, तीनों भाषाओं में मैं काम करता रहा हूं। खैर अभी मराठी रंगमंच नहीं कर सकता क्योंकि समय अभी, और ये तीनों माध्यमों में एक साथ रहना ये अपने आप में एक परीक्षा का विषय है। इसलिए 3-4 साल में एक बार गुजराती नाटक करता हूं, हिंदी नाटक करता हूं, मराठी फिल्म करता हूं, गुजराती फिल्म करता हूं, हिंदी फिल्म करता हूं।
एक मलयालम फिल्म भी की है, एक पंजाबी फिल्म भी की है। तो बस करते रहता हूं, क्योंकि मुझे अलग अलग माध्यम और रंगमंच पहले से पसंद है। और मेरा एक प्रचलित नाटक है जो आज भी चल रहा है, चाणक्य, और जो पिछले 35 वर्षों से निरंतर चल रहा है। और अभी 1 तारीख को उसका 1709वां शो है, तो वो चल रहा है। मुझे लगता है कि नाटक जो है वो आपको एक आत्मीय सुख देता है, और मेरे लिए नाटक जो है वो माँ की जो गोद होती है ना, वो हर संतान को प्यारी लगती है। तो मुझे रंगमंच जो है वो मेरे लिए मेरे माँ की गोद है, माँ का आंचल है, और इसलिए मैं वहाँ बड़ा संतृप्त रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। माध्यमों में काम करता रहता हूँ, पर मन की फिल्में जो हैं वो बहुत कम मिलती हैं। मन की, जिसको बोलते हैं सुख, जो आत्मीय सुख मिलता है। बट माध्यम बड़ा अद्भुत है, फिल्म माध्यम, इसलिए फिल्मों में भी हूँ। और बोलिए। हर रोल सर आपका बहुत बहुत वर्सिटैलिटी देखने मिलती है एक्टिंग में। मुझे लगता है एक कैरेक्टर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, और आपका हर रोल, चाहे सीरियस रोल हो, कॉमेडी रोल हो, और फिर हेरा फेरी का रोकड़ा सेठ वाला रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका पर्सनली। कचरा सेठ। अच्छा, कचरा सेठ। हाँ, वो रोकड़े मांगते रहता है आपकी बात से। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कैंसर एक नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है, वो सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि और ये पद्धति लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिस प्रकार से आपकी ये जो जिस प्रकार से आपने वर्णन किया, क्योंकि तीसरे और चौथे स्टेज में जिस प्रकार से पेशेंट बहुत ही, और घर वालों की स्थिति भी बड़ी भयानक हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार द्वारा प्रोत्साहित होनी चाहिए? तो क्या आपके विचार है? मेरा सर ये स्पष्ट मत है कि कैंसर का अभी तक इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। कोशिश की जा रही है, हमारे बड़े बड़े कैंसर संस्थान हैं, और मेरा खुद का करीब 35 साल का अनुभव है। हमारे जो वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं, उन्होंने 1920 से लेकर 1978 तक कैंसर पे काम किया, और हजारों लाखों मरीजों को, कैंसर के मरीजों को उस समय ठीक किया। वो अपने अस्पताल में मरीजों को भर्ती रखते थे। आज देवलिया हॉस्पिटल भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम अपने मरीजों को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। हम देखते हैं कि जनरली होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद में मरीजों को भर्ती नहीं रखा जाता। मतलब कैंसर जैसे मरीज को भर्ती इसलिए नहीं रखते हैं कि जब पेन होता है, वो पेन का दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं है, और इलेक्ट्रोपैथी द्वारा हम पेन का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ में उसके जितने भी सिम्टम्स हो रहे, तकलीफें हो रही हैं, उसको हम कम कर रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर यदि सरकार हमारे इलाज को सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कैंसर अस्पतालों में यदि लागू कर दे, एक पैलिएटिव केयर वहां पे स्टार्ट कर दे, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां भी पैलिएटिव केयर एक अलग से डिपार्टमेंट बना है, जहां पर जब पेशेंट को कीमो रेडिएशन दे दी जाती है तो सलाह दी जाती है कि आप पेशेंट को मॉर्फिन पे लेना है या कहीं लैंड करना है, तो वो वहां भेज देते हैं। तो वहां पर यदि हमारा एक पैलिएटिव सेंटर स्टार्ट कर दे, तो उन लाखों मरीजों को इलेक्ट्रोपैथी द्वारा उनको हम वहां पे उसी अस्पताल में भर्ती रखकर, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर उनका यदि इलाज करते हैं, तो हम कहेंगे जिन मरीज की हम डेथ डिसाइड कर देते हैं कि इनको 15 दिन और 1 महीने ही इनकी लाइफ है, तो उन मरीजों को मेरा निजी अनुभव है कि ऐसे मरीज जो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल से भी जीवित हैं, तो उनकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और ईश्वर ने जितनी लाइफ दी है उस लाइफ को वो मरीज जीते हुए अपने आगे लेके जा सकता है। तो इसलिए सरकारी अस्पतालों में सरकार यदि इसको अडॉप्ट कर ले अपने अस्पतालों में, तो
एक बहुत बड़ा एक जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो अस्पताल है ये काम कर ही रहा है। इसके अलावा भी हमारे द्वारा देश के पूरे अलग अलग क्षेत्रों से मरीज हमारे पास में आते हैं। तो उन मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हम सितंबर के मंथ में हम लोग दिल्ली के अंदर एक खमलेक सेंटर वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि हमारे पास पंजाब से, दिल्ली से, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से बहुत सारे मरीज दिल्ली में इलाज कराने आते हैं और वहां पर वो मरीज परेशान होते हैं। तो हम हमारा सेंटर वहां हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उन मरीजों को वहीं पर हम बेहतर हम स्वास्थ्य सेवा दे के उनकी तकलीफ को कम करते हैं, उनकी लाइफ को आगे प्रोलॉन्ग करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगी आपके पास। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है। इंदौर में जैसा कि अभी मनोज सर भी बता रहे थे कि नमकीन और इंदौर पर्याय हैं एक दूसरे के, बहुत बड़ा व्यापार नमकीन का है। ओम नमकीन ने उसमें किस तरह से योगदान निभाया है? और ठीक है, इंदौरी तो सेव को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन और कौन कौन से प्रकार यहाँ पर नमकीन के देखने मिलते हैं? आप वैरायटी का पूछ रहे हैं? वेराइटीज। जब लैंग्वेज में इतनी वैरायटी हो सकती है और इतनी वैरायटी की फिल्में आप कर सकते हैं, तो नमकीन की वैरायटी का तो क्या बिसात है। सर, लगभग 400 से ज्यादा वैरायटी हमारे पास नमकीन की है। क्या बात है। और वी आर अवॉर्डेड फॉर दिस। हमारे 5 प्रोडक्ट्स टॉप 100 प्रोडक्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी अवॉर्डेड हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे यूनिक मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए भी अवॉर्डेड हैं बाय द फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड नमकीन एंड स्वीट्स। हमने जब स्टार्ट किया था तो कम वैरायटी से करा था, कुछ 56 वैरायटी से, एंड विद टाइम ऐड होते होते इतने सालों में वी हैव रीच्ड हियर कि 400 वैरायटीज हैं। हमारे यहाँ सर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। हमारे सारे स्टोर्स पे सभी नमकीन ओपन फॉर सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग रहता है, क्योंकि नई चीजें हैं और कस्टमर आते हैं, वो टेस्ट करते हैं और फिर उसको चूज करते हैं। तो ये एक है। कभी भी सर हमने, क्योंकि मैं एसोसिएशन भी हेड करता हूँ यहाँ पे, कभी भी इंडिविजुअल सोच के कभी काम नहीं करा। पूरे इंदौर का प्लेटफॉर्म कैसे राइज हो नमकीन इंडस्ट्री का, हमेशा वही दिमाग में रहा। बहुत सारे काम करें पूरी फैटर्निटी के लिए, यहाँ पे क्लस्टर का डेवलपमेंट करा, यहाँ पे हर इंडस्ट्री के अंदर हमने लेबोरेटरी सेटअप कराई। जस्ट आइडिया ये है कि इंदौर का नमकीन हाईलाइट होना चाहिए, पूरा प्लेटफॉर्म ऊंचा होना चाहिए। अगर इंदौर का नमकीन प्लेटफॉर्म ऊंचा होता है तो अपने आप हम भी उसके साथ ऊपर लिफ्ट अप हो ही जाएंगे। ये योगदान है इंदौर के लिए। और आपको मैं एक चीज और बताऊं सर कि हम लोग इंदौर में 4 प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैगिंग के लिए हम लोग काफी आगे जा चुके हैं। तो अगर वो हो जाता है तो वो इंदौर के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। थैंक यू अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नमकीन जो है वो ओम नाम लेते ही आदमी तृप्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। और आपका हाइजीन के बारे में भी बहुत सुना है, बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी आपको, सुनील जी आपको और अजय जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।